बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 84 न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर सुहेल अहमद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं अटक की मारूफ सियासी, समाजी और सहाफ़ती शख्सियत राना शौकत साहब। राना शौकत साहब जो है वो साबिक सिटी नाज़म अटक शहर भी रहे हैं और आइंदा जो बल्दियाती इंतखाबात होंगे इसमें ये चेयरमैन बल्दिया अटक का भी ये इलेक्शन लड़ेंगे। और राना साहब से आज हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। ये बताइएगा राना साहब, सबसे पहले तो आपसे सवाल ये है कि जो मौजूदा मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से आप से हम बातचीत का आगाज़ करेंगे। सेनेट के इंतखाबात जो कि करीब हैं उसमें जैसा कि आपने देखा है एक चीज़ मंजर आम पर आई है कि करोड़ों रुपए जो है वो एक उम्मीदवार को ख़रीदने के लिए जो है वो उसकी वीडियो भी मंजर आम पर आई है। और ये पाकिस्तान की सियासत में आप देख लें कि कितना जो है वो कितनी करप्शन हो रही है और ये पैसे फिर ये कहाँ से इनके पास आते हैं कि एक एक उम्मीदवार को ख़रीदने के लिए 1-1 करोड़ ये लगाते हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे आज यहाँ दावत दी। जिस तरह आपने बताया और लोगों को पता कि सेनेट का इलेक्शन अगले मार्च में होना है और सेनेट के इलेक्शन के लिए मेंबरान असम्बली की बोली लग रही है। देखें, बोली हर वक्त लगती है, जब भी सेनेट का इलेक्शन होता है और पिछली दफ़ा भी लगी थी जबकि सूबा सरहद से पीटीआई के कुछ लोगों ने जो सूबाई असम्बली के थे मेंबरान, उन्होंने पैसे लिए थे, पता लग गया था, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी। और ये 70 साल की तारीख में पहली दफ़ा इमरान खान साहब को जब मालूम हुआ उन्होंने कार्रवाई की। और सेनेट के इलेक्शन में इस तरह नहीं होना चाहिए कि वोट खरीदे जाएं। ये ईवान वाला है जहाँ लोग जो सेनेट के मेंबर बने और वो पैसे दे के मेंबर बनेंगे तो आपको पता है वहाँ क्या बेहतरी आएगी। सबसे पहले तो वो अपने पैसे भी पूरी करेंगे जो करोड़ों रुपए लगाते हैं। एक जो आजकल आमतौर पर आवाज़ बुलंद है कि 40 करोड़ रुपए लगा रहा है एक सेनेट, 50 करोड़। मुझे तो ये समझ नहीं आती ये 40 और 50 करोड़ रुपए इनके पास आता कहाँ से है? इनको कोई पूछने वाले हैं इनके ज़राए आमदन कहाँ है? ये जो 50 करोड़ या 40 करोड़ रुपए सेनेट बनने के लिए दे रहे हैं ये कहाँ से आया? इन्होंने कितना टैक्स अदा किया? तो मैं तो कहता हूँ कि हुकूमत इस बारे में ज़रूर तहकीकात करा करे। खासकर जो बड़े बड़े लोग सरमायादार सिर्फ सेनेटर बनते हैं और 6-6 साल सेनेटर रहते हैं और वो फील्ड में नज़र भी नहीं आते, सिर्फ पैसे दे के 40-50 करोड़ रुपए दे के सेनेटर बन जाते हैं। उसके बाद अगर उनकी ईजी अप्रोच है तो वो वजीर बन जाते हैं और वो इंजॉय कर रहे होते हैं। उनके आवाम के मसाइल से कोई उनका ताल्लुक नहीं होता। तो मैं कहता हूँ जो इमरान खान साहब ये कह रहे हैं तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए कि जो वोट खरीद के सेंटर बनते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि हुकूमत इस पर खुसूसी तवज्जो दे जो कि पैसे देकर सेंटर बनते हैं और उनको मैं तो कहूँगा सेंटर बन भी जाएँ, उनकी इंक्वायरी और उनको नाअहल करार दिया जाए। जी राना साहब, आपने ये बात बिल्कुल सही कही है कि जो करप्ट सियासतदान हैं उनके खिलाफ जो है वो तहकीकात होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। जो करोड़ों रुपए जो है वो सेनेट के जो इलेक्शन है उनमें खरीदार खरीदते हैं, वो जो है अब उम्मीदवार खरीदते हैं, करोड़ों रुपए लगाते हैं, तो ये कहाँ से ये रकम आती है? इसकी तहकीकात बिल्कुल ज़रूर होनी चाहिए। राना साहब ये बताइए, जो हुकूमत ने जो मुख्तलिफ गैर कानूनी जो प्लाजे बने थे नून लीग के दौर में और जो करप्शन हुई है उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं बताऊँ, मैं सिर्फ अटक की बात करता हूँ जो यहाँ तामीर प्लाजे वगैरह हुए हैं, क्योंकि अभी नहीं बल्कि मैं कहूँगा अटक में हर जगह मेन रोड पे ये नवाज शरीफ साहब ने कहा था, मैंने खुद वो कानून पढ़ा था, मुझे यहाँ जो इंजीनियर थे बल्दिया उन्होंने बताया था कि मेन रोड पे अब 10 फुट जगह छोड़ेंगे पार्किंग के लिए। तो एक कानून बना हुआ है। मैं प्लाजे बनाने वालों से ये दरख्वास्त करूंगा कि वो करोड़ों रुपए लगाते हैं और 10 फुट जगह छोड़ेंगे तो वो पार्किंग होगी उनकी। अब देखें, एक छोटी सी मिसाल दे दूँ, अब कामरे रोड पे चौड़ा भी की हुई है, डबल वे की हुई है, उसके बावजूद ट्रैफिक ब्लॉक रहती। उसकी वजह एक तो फुटपाथ आगे बनी हुई है, कुछ प्लाजे आगे बने हुए हैं, प्लाजों में करोड़ों रुपए तो लग जाते हैं लेकिन वहाँ पार्किंग नहीं छोड़ते। हत्ता कि मैंने देखा कि वाशरूम तक नहीं होता। देखें, आप करोड़ रुपए प्लाजे पे लगा रहे हैं,
10 मरले में जिसमें कनाल में मिला रहे हैं, वाशरूम तो होना चाहिए, वहाँ मर्द और ख़वातीन होती हैं, उन्हें इस्तेमाल करना होता है। और 10 फुट जो हुकूमत का है कानून, उस पर अमल दरामद भी होना चाहिए। और मैं ये बल्दिया अटक से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि जब आप नक्शा पास करें तो आप 10 फुट जाके वहाँ मौके पर जगह देखें कि उन्होंने जगह छोड़ दी है। और लेकिन मैं अटक कामरा रोड से ये भी बात करूँगा कि मुझे याद है कि पहले जब कोई चीज़ आगे बनती थी तो हाईवे वाले, अटक हाईवे वाले लोगों को पीछे करते थे, लेकिन अब कई लोगों ने 10 फुट पे बना ली है, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं मना किया। और मैं ये मुकामी इंतजामिया से ये दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपने किसी जगह भी नाजायज़ तजाद पर कोई कार्रवाई करनी तो भला इम्तियाज़ करें। देखें इस वक्त भी अटक कामरा रोड पे कुछ दीवारें मैंने देखा है, चले उन्होंने प्लाजे नहीं बनाए, लेकिन उन्होंने लोगों ने 10 फुट आगे कब्जा किए हुए है। तो मैं इंतजामिया से दरख्वास्त करूँगा कि तमाम को 10 फुट पीछे होना चाहिए। और जब बल्दिया अटक नक्शा मंजूर करे तो वो उसमें ये देखे कि जब उसने तामीर शुरू की है कि उसने 10 फुट जगह छोड़ी है, उसके बावजूद उसको कोई प्लाजा बनने की इजाज़त दी जाए। राना साहब ये बताइएगा कि आप जो है बल्दियाती इंतखाबात में भी आपने इरादा किया हुआ है कि आप जो है चेयरमैन बल्दिया अटक का इलेक्शन लड़ेंगे, तो क्या समझते हैं? आपने सबका दौर भी अपना बड़ा अच्छा गुजारा है, बतौर अटक सिटी नाज़म जो है आपने बड़े लोगों के मसाइल भी हल किए, तो आइंदा के लिए आपका क्या है कि आप जो अटक के जो मसाइल हैं उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह के अटक के मसाइल के हवाले से, मसाइल जब मैं सिटी नाज़म था तब भी कोशिश की थी, हल किए, चंद एक हल हो गए, चंद एक हल नहीं हुआ। लेकिन अब भी चाहूँगा, इस वक्त शहर में आपने खुद देखा होगा ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम। ठीक है, मैं ये नहीं कहता किसी को तंग किया जाए, हर आदमी ने रिस्क कमाना, लेकिन रिस्क कमाने के असूल और ज़ाब्ते होते हैं। असूल और ज़ाब्ते में तमाम दुकानदारों को रहना चाहिए, रेहड़ी बानों को रहना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा रेहड़ी बाने के लिए कोई अच्छी सी जगह मखसूस करें जहाँ ये लोग सुबह आएँ, अपनी रेहड़ी खड़ी कर दें और शाम को अपना कारोबार करके चले जाएँ। आखिर वो हमारे भाई हैं, उन्होंने भी रिस्क कमाना है, लेकिन एक सही तरीका हो। लेकिन शहर के हवाले से मैं ये कहूँगा कि कई रोड इनको वन वे करना चाहिए। उससे ये कि जो ट्रैफिक रवा दवा होगी, इस वक्त मैंने देखा है प्लीडर लाइन या कमेटी चौक से आप चौक फुआरा की तरफ आएँ या मंदिर चौक की तरफ जाएँ, मैंने देखा 5-10 मिनट रोड ब्लॉक हो जाती है। आप गीदड़ चौक में देख लें, वहाँ रोड ब्लॉक हो जाती है। और बाज़ औक़ात यकीन जाने मैंने देखा है कि एम्बुलेंस में मरीज तड़प रहा होता है, लेकिन मजबूरी होती है, आगे रोड ब्लॉक होता है। तो मैं अपने मुकामी इंतजामिया से ये भी गुजारिश करूँगा, कई रोड वन वे करें। और दूसरा, तजव्वुज़ात के बारे में शहर में जो भी तजव्वुज़ात हैं वो बिला इम्तियाज़ करें। वो किसी का बेशक मेरा जानने वाला है, किसी का जानने वाला है, या किसी सियासतदान का भी जानने वाला है। असूल ज़ाब्ते सारे के लिए एक से होने चाहिए। इसलिए उससे चंद एक आदमियों को तो तकलीफ होगी, लेकिन आपको पता है हज़ारों आदमियों को उससे फ़ायदा होगा, ट्रैफिक का फ़ायदा होगा, पहले चलने वालों को फ़ायदा होगा। आजकल बल्दिया अटक ऑपरेशन कर रही है, अच्छी बात है और मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन साथ ताजरों को भी बल्दिया अटक के साथ ताउन करना चाहिए। फुटपाथ पे ना तजावुज़ करें, उस सड़क पे ज़्यादा तजावुज़ ना करें। अभी भी शहर में कई जगह तजावुज़ है, तो मैं बल्दिया अटक के जो अफसरान हैं उनसे ये गुजारिश करूँगा, जिस तरह वो ऑपरेशन कर रहे हैं उनको भी थोड़ा सा बला इम्तियाज़ ऑपरेशन करना चाहिए। राना साहब, मुकाबला काफ़ी टफ होगा, जो बल्दियाती इंतखाबात होंगे और आप चेयरमैन बल्दिया अटक का इलेक्शन लड़ेंगे, तो क्या आप आज़ाद हैसियत से लड़ेंगे या किसी पार्टी में शमूलियत का आपका इरादा है? देखें, अभी तक इलेक्शन लड़ना है। जब मैं इलेक्शन लड़ूंगा इंशाअल्लाह अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दे और ज़िंदगी दे, उसके बाद तमाम दोस्तों भाइयों से मैं सबसे पहले अपनी फैमिली से और अपने दोस्तों भाइयों से बैठ के मुशावरत करूँगा। उनकी मुशावरत बहुत ज़रूरी है और अटक के अवाम मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। इन्होंने हमेशा मेरे साथ हमेशा ताउन किया। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह ज़िंदगी दे अटक के अवाम को। तो इंशाअल्लाह मुशावरत से होगा और जो भी काम मुशावरत से किया जाए उसमें अल्लाह ताला भी बरकत देता है। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अटक की आवाम, मैं कहीं से भी इलेक्शन लड़ूँ,
اور اللہ اٹک کی عوام میرے ساتھ بھرپور تعاون کرے گی. اللہ پاک اٹک کے عوام کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے, اور میں تو کہتا ہوں ترقی دے. جہاں تک آپ نے مسائل کا کیا, میں نے 5 سال میں اٹک شہر کا ناظم رہا ہوں. آپ اٹک شہر کے لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں. میرے پاس جب بھی کسی مسئلے کے لیے کوئی آیا ہے تو میں نے کسی پارٹی کا کسی گروپ کا نہیں پوچھا, میں نے یہ پوچھا ہے کہ آپ میرے پاس تشریف لائیں, آپ کا مسئلہ اگر میں حل کر سکتا ہوں تو میں ضرور حل کروں گا. اور انشاءاللہ تعالی کئی چھوٹے موٹے مسائل میں نے حل کیے. اٹک شہر میں لاکھوں روپے کا ترقیاتی کام کیا, اور وہ بلا تفریق کیا کہ کس کی گلی ہے, کون رہتا ہے, یہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. اور اس میں مجھے اللہ پاک نے ہمیشہ ترقی دی, اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی لوگ تعاون کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی اللہ پاک مجھے انشاءاللہ تعالی کامیاب کرے گا. رانا صاحب, پی ٹی آئی کی حکومت کو تقریباً 3.25 سال ہو گئے ہیں, اور مہنگائی بھی جیسا آپ کو علم میں ہے کہ مہنگائی بھی اس وقت کافی ہے, عوام پریشان ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے؟ حکومت کی کارکردگی سے آپ کی بات ٹھیک ہے, مہنگائی بہت ہو گئی ہے, عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو گئی کئی چیزیں خریدنے کی. لیکن جس دن وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جی پچھلی حکومت نے قرضے لیے تھے, قرضے اتارنے, سب کچھ ٹھیک ہے وہ ہوں گے, لیکن میں عمران خان سے یہ بھی گزارش کروں گا, دیکھیں باقی چیزیں ہوں نہ ہوں لیکن عام آدمی کو روٹی کھانے کے لیے میسر ہونی چاہیے. تو میں عمران خان صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ چیزیں سستی کریں اور اس طرف توجہ دیں, خاص کر جنہوں نے مہنگائی کے حوالے سے کچھ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کی, یہ اچھی بات ہے, لیکن ساتھ جو پنشنرز ہیں جنہوں نے قوم کی خدمت کی ہے, عوام کی خدمت کی ہے, ملک کی خدمت کی ہے 60 سال, ریٹائر پنشن حضرات, میں کہتا ہوں ان کی پنشن میں بھی اضافہ کریں. اور عمران خان صاحب کو مہنگائی پہ فوراً کنٹرول کرنا چاہیے, کیونکہ اصل چیز ہوتی ہے عام آدمی کی زندگی گزر اوقات. تو اس پر عمران خان صاحب کو فوری توجہ دینی چاہیے, اور تمام اشیاء خرد و نوش کو سستا کرنا چاہیے. رانا صاحب, بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے کہ عوام کو ریلیف ملنا جو ہے وہ ضروری ہے. اٹک کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی ہے کہ انشاءاللہ جب بطور چیئرمین بلدیہ اٹک آپ جب انشاءاللہ کامیاب ہوں گے تو آپ مزید جو مسائل ہیں ان کی بہتری کے لیے خصوصی اقدامات کریں گے. ہم نے آؤٹ ڈور ایک سروے کیا تھا 3 میلہ چوک سے جو حاجی شاہ روڈ ہے, اس کو ہم نے اس میں سروے میں ہم نے کہا تھا کہ اس کو 2 رویہ کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اٹک ریلوے روڈ جو ہے, جو اٹک کامرا روڈ سے جب آپ ٹرن کرتے ہیں تو وہ مین سڑک ہے, اور وہ شاہراہ جو ہے گزشتہ کافی عرصے سے جب سے بنی ہے اس کے بعد اس کو ریپیئر نہیں کیا گیا, اس کو طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے جو منتخب نمائندے ہیں جو عوامی؟ دیکھیں سروے بھی آپ نے کیا تھا میرے سے, تو میں نے یہی گزارش کی تھی کہ اٹک حاجی شاہ روڈ کو بھی 3 میلے سے ڈبل روڈ ہونے چاہیے, کیونکہ بہت ٹریفک بہت بڑھ گئی. آپ دیکھیں نا, آپ یہ کچہری اڈے سے آپ 3 میلے موڑ تک دیکھ لیں کتنا رش ہوتا ہے. تو اس لیے وہ 2 رویہ ہونے چاہیے. اور دوسرا مین جو چیز ہے اس وقت, آپ ریلوے پول سے اترے اور لیفٹ پہ بہاری کالونی نیو ٹاؤن جو روڈ جا رہی ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں آتا, یہ بھی اٹک شہر کی روڈ ہے. میں منتخب نمائندے سے یہی درخواست کروں گا کہ یہاں کے لوگ بھی ووٹ دیتے ہیں آپ کو. اور سب سے بڑی چیز ہے کہ اس روڈ کو ٹھیک کرنے سے اگر ریلوے پہ جو پشاور سے لائن آ رہی ہے ریلوے لائن, اگر اس پہ سے اوور ہیڈ برج بنا دیا جائے یا پھاٹک بنا دیا جائے تو میں کہوں گا کہ شہر کی آدھی ٹریفک خاص کر شکردرہ اور دیگر گاؤں میں جانا, ادھر درجنوں جو دیہات ہیں ادھر جانے کے لیے ٹریفک یہاں سے کنورٹ ہو جائے گی, وہ شہر میں نہیں آئیں گے. تو میں درخواست کروں گا, پہلے بھی میں نے اس سروے کے دوران بھی درخواست کی اپنے منتخب نمائندوں سے, یا جو ہمارے یہاں وزراء مشیر یا MP MNA ہیں, ان کو اس روڈ پر خصوصی توجہ دینی چاہیے اور اس روڈ کو جلد سے جلد تعمیر کیا جائے. یہی میری گزارش ہے, تاکہ ایک تو شہر میں اٹک کا نظام, ٹریفک کا نظام بھی درست ہوگا اور لوگوں کو جلدی پہنچنے میں بھی فائدہ ہوگا. بہت شکریہ رانا صاحب. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود رانا شوکت علی صاحب, سابق سٹی ناظم اٹک اور متوقع امیدوار جو ہے چیئرمین بلدیہ اٹک آئندہ بلدیاتی انتخابات میں. جیسا کہ میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں بتایا, رانا صاحب جو ہے وہ ان کا سیاسی گھرانہ بھی ہے, سماجی کام بھی یہ کرتے رہتے ہیں, صحافت کے ساتھ بھی ان کا جو ہے بڑا گہرا لگاؤ ہے.
یہ سینٹرل یونین آف جنرل اٹک کے چیئرمین بھی ہیں. رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین آپ نے رانا صاحب کی خوبصورت اور پیاری باتیں سنی اور انہوں نے عوامی ایشو کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بڑی اچھی باتیں کہی ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر سہیل احمد کو اجازت دیجیے گا. آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.